हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों को क्लास 12 के जो बचे हुए चैप्टर थे उनमें से आज 5वां चैप्टर का जो है बायोलॉजी का वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत थोड़ी सी परेशानी होगी क्योंकि तबीयत ख़राब है और बहुत दिन से वीडियो आया नहीं था, तो सोचे बना देते हैं। वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड द वेरिएशन, ये है चैप्टर, 5वां चैप्टर है। ठीक है, फोकस करते हैं। देखिए, पहला है आपका अनुवांशिकी, जेनेटिक्स। कहता है विज्ञान की उस शाखा को जिसमें हम माता पिता तथा संतान के समान या असमान गुणों का अध्ययन करते हैं। मतलब हुआ कहने का कि मान लीजिए कि अगर हम किसी भी बच्चे में अंतर, उसमें ज्ञान के अंतर करते हैं या तुलना करते हैं, कोई बच्चा ज़्यादा तेज़ रहता है, कोई कम तेज़ रहता है, कोई मंदबुद्धि रहता है, कोई नाटा रहता है, कोई लंबा रहता है, कोई गोरा रहता है, तो ये सब जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करता है, वातावरण के ऊपर डिपेंड करता है। मेन लेकिन है जेनेटिक्स के ऊपर, यानी कि अनुवांशिकी के ऊपर डिपेंड करता है। अर्थात जिसके माँ बाप जैसे रहते हैं बच्चे उसी प्रकार के होते हैं। अनुवांशिकता पर चलते हैं। कहता है जब किसी संतति में माता पिता का गुण संचरण होते हैं तो उसे ही हेरिडिटी कहते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं। और आपको पता है अनुवांशिकता का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, आगे जो कि दिया हुआ है। पैतृक गुणों या अनुवांशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचरित होने वाले गुण को कहते हैं पैतृक गुण। पैतृक मतलब हुआ पिता, माता पिता, जो दंपति होता है, माँ बाप का गुण एक दूसरे में जाता है। अनुवांशिकता का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर कंपटीशन में देता है। जनक कहिए, पिता कहिए। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए जो है साधारण मटर के पौधे को चयन किया, लेकिन कभी कभी ये प्रश्न उठता है, कितना स्टूडेंट्स के मन में उठता है कि भाई मटरिया का पौधा क्यों लिया। इसका कारण है, देखिए इसका कारण ये है, मटर जो था ये आसानी से उपलब्ध हो गया। उसके बाद मटर के पौधे को कहीं भी जो है, मान लीजिए कि एक थैला में करके ले जाया जा सकता है, कहीं भी ले जाने में कोई दिक्कत नहीं था। और इसको तरह तरह बौना लंबा से क्रॉस करा करके इन्होंने निष्कर्ष निकाला, इसलिए मटर का पौधा ले जाना आसान था। संकरण, जिसको हाइब्रिडेशन कहते हैं, दो उपजातियों के क्रॉस कराकर उनके नए संकरण प्राप्त करने की क्रिया को हाइब्रिडेशन कहते हैं। अब इसको समझिए कि हाइब्रिडेशन मतलब, संकरण मतलब हुआ कि एक मान लीजिए देसी नस्ल और एक विदेशी नस्ल को, दोनों को क्रॉस करा दिया गया और उससे जो उत्पन्न हुआ उसी को संकरण, हाइब्रिडेशन कहते हैं। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैमरामैन फोकस कीजिए, यहाँ बहुत अच्छा भूमिका निभा रहे हैं। मेंडल के सफलता के कारण, देखिए हर चीज़ के पीछे, सफलता के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जैसे मान लीजिए आप अपने जीवन के ही बारे में जानिए, अगर आपके जीवन में अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया तो भी सफलता का एक कारण होता है। तो मेंडल की सफलता के कारण में देखिए सबसे पहले क्या था कि मटर के पौधे का चयन किया था। उन्होंने जो है मटर के पौधे का चयन किया। मेंडल की कार्य प्रणाली, मेंडल के प्रयोग और वंशागति के नियम इत्यादि, इन्होंने क्या किया था, शॉर्टली रूप में हम आपको बताते हैं। निश्चित तौर पर एक योजनाबद्ध तरीका से इन्होंने काम किया था, जिसके कारण से इनको सफलता मिली। और हम लोग जानबो करते हैं कि सफलता तभी मिलती है हम लोग को जब हम कोई भी काम योजनाबद्ध तरीका से करते हैं। अगर हम योजनाबद्ध तरीका से नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। एक संकर क्रॉस किसको कहते हैं, इसको समझिए जिसको कहते हैं मोनोहाइड्रिक क्रॉस। जब दो पौधों के बीच एक इकाई लक्षण के आधार पर संकरण कराया जाता है तो उसको मोनोहाइड्रिक क्रॉस कहते हैं। ठीक है ना, जब मोनो की बात होगा तो एक संकर क्रॉस होगा, और जब डायहाइड्रिक क्रॉस का, जैसे एक संकर क्रॉस के बाद मेंडल ने अपने प्रयोग में दो विपरीत जोड़ों के लक्षण के वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उसे डायहाइब्रिड क्रॉस कहा गया। यानी कि जब जिसमें एक पौधा रहेगा उसको मोनो मतलब लिया जाएगा,
जो क्रॉस कराया जाएगा और जिसमें द्विसंकर क्रॉस यानी कि दो विजात या विपरीत लक्षण वाला हो जाए, मतलब समान लक्षण ना हो। अब है स्वतंत्र संकलन या उपयूहन का नियम। मेंडल ने जो नियम दिया है उसी में से यह भी एक नियम है। अतः एक संकर क्रॉस के बाद मेंडल ने अपने प्रयोग में दो विपरीत जोड़ों के लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया, इसे द्विसंकर क्रॉस कहा जाता है। और इसी नियम को जो है इसी को अगर हम डाइवर्ट करके बताना चाहेंगे, चेंजिंग करके, अब मान लीजिए डाइवर्ट या चेंजिंग को अगर आप नहीं समझ पाते, मान लीजिए कि 2 क्रॉस से बढ़ा दिया, बहु क्रॉस करा दिया, 3 क्रॉस करा दिया, 4 क्रॉस करा दिया, उसी लक्षण के आधार पर जब कराने के बाद जब निकला तो उसी को फ्री यानी कि स्वतंत्र संकलन या उपयूहन का नियम का भी दर्जा दिया गया। कहने का मतलब है कि अगर हम किसी वस्तु को एक से अधिक क्रॉस करा सकते हैं, 2, 3 बार, 4 बार, उसको जो है बहु क्रॉस या बहुसंकरण क्रॉस भी कहा जा सकता है। तो इसी के आधार पर स्वतंत्र संकलन या उपयूहन का नियम बताया है मेंडल जी ने। तो देखिए यहाँ पर वही चीज़ था जो आपको बताया, यहाँ पर दिया हुआ है। वंशागति का अध्ययन किया जाता है जो और उन युग्मक विकल्प लक्षणों के जोड़ों का स्वतंत्र उपयूहन होता है, मतलब फ्री, स्वतंत्र मतलब फ्री, इसी को कहा गया अपयूहन का, ठीक ना, नियम कहा गया। आगे चल के है देखिए आपको जीन और क्रोमोसोम में अंतर दिया है, या उसको तुलना भी कह सकते हैं आप, अंतर भी कह सकते हैं या तो तुलना भी कह सकते हैं, डिफरेंस है, ठीक ना। कहता है जीन जो होता है, यहाँ पर समझने वाली बात है, जीन का मतलब यहाँ समझिए, एक जीन होता है, गांव देहात में सुनिएगा जीन मतलब भूत को बोला जाता है, लेकिन ये जीन दूसरा है, ठीक ना। यहाँ इसको भूत नहीं समझना है, घोस्ट नहीं समझना है, ठीक ना। कहता है ये जोड़ों के रूप में रहते हैं, क्रोमोसोम भी जो है जोड़ों की तरह ही रहते हैं। कहता है युग्मक निर्माण के समय पृथक हो जाते हैं, ये जो है जब निर्माण होता है जीन का तो ये अलग अलग हो जाता है, और इसमें भी सेम टू सेम दिखाया जा रहा है। कहता एक युग्मक में जीन के जोड़ों में से केवल एक ही रहता है, लेकिन यहाँ कह रहा है किसी युग्मक में समजात क्रोमोसोम के जोड़ों में से केवल एक ही आ पाता है। तो ये जो डिफरेंस है थोड़ा सा, इसके जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में विसंजित हो जाते हैं, और इसमें जो है विसंजित अलग अलग रूप में होते हैं, ठीक ना। मेंडल के द्विसंकर क्रॉस का जो है अनुपात है 9:3:3:1 के रूप में होता है। मेंडल ने जब द्विसंकर क्रॉस कराया, डायहेड्रिक क्रॉस कराया, तो उसका जो है अनुपात है 9:3:3:1 के रूप में पाया जाता है। उसके बाद है अरूपांतरित एलील को प्रभावी एलील कहा जाता है, जिस पर जीवों का मौलिक लक्षण आधारित होता है। मौलिक मतलब हुआ फंडामेंटल, ठीक ना। कोई भी जीव है उसका कुछ न कुछ मौलिक गुण होता है। इसका कारण ये हुआ मौलिक गुण का कि अगर मान लीजिए कोई भी जीव है तो जो उसके मूल लक्षण हैं, ठीक ना, मूल गुण हैं, वो उनके बच्चे में चले जाते हैं, ना कि वो चेंजिंग नहीं होते हैं। कारण ये है कि जो मूल गुण है, अब मान लीजिए रोज़ आप अपने घर में बोलते हैं कि हमको लोटा चाहिए, तो बच्चे क्या सीखते हैं, लोटा। जब हम वही चीज़ को बोलते हैं हिंदी में तो वो बच्चे धीरे धीरे उसको कैच करते हैं। यानी कि जो मूल गुण है, हम लोग जो है ठेठी भाषा बोलते हैं, अंगिका भाषा बोलते हैं, तो बच्चे वही ज़्यादातर समझते भी हैं और सीखते भी। रूपांतरित एलील को अप्रभावी एलील कहा जाता है। यह एंजाइम का निर्माण करता है। कहने का मतलब है कि जो रूपांतरित एलील है, रूपांतरित मतलब जो चेंज होता है, ठीक ना, जो बदलता है रूप, यानी कि अंतर। उसके बाद बढ़ते हैं सप्रभाविता। कहता है जब किसी जीव में एलील के जोड़े के बीच का संबंध प्रभावी और प्रभावी जैसा न हो, बल्कि दोनों का प्रभाव मान लीजिए F1 को अगर संकरण कराते हैं तो पड़ता है, ऐसी स्थिति में सहप्रभाविता। सहप्रभाविता मतलब क्या हुआ, जैसे कि दोनों प्रभावित होता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई आदमी, एक व्यक्ति से दोनों को फ़ायदा हो रहा है, पहले वाला को भी फ़ायदा हो रहा है और दूसरे वाला को भी फ़ायदा हो रहा है, उसको कहते हैं सप्रभाविता, ठीक ना। सह मतलब साथ, यानी कि दोनों को फ़ायदा हो रहा है।
उसके बाद है बहुविकल्पता, किसी एक लक्षण के लिए 2 से ज़्यादा वैकल्पिक एलील जिम्मेदार होते हैं। ऐसे एलील को यानी कि 2 से ज़्यादा, तब हो जाएगा बहु मतलब क्या, अनेक, यानी कि मान लीजिए कि 2 व्यक्ति से अनेकों व्यक्ति को लाभ हो रहा है। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जैसे सरकार का कार्य होता है, कि कुछ ऐसे कार्य होता है जिसमें से लाखों परिवार को मतलब मदद मिल सकता है। तो बहुविकल्पता एलील यही था, इसमें किसी एक लक्षण के लिए 2 से ज़्यादा, ठीक है ना, वैकल्पिक एलील जिम्मेदार होता है। ऐसे एलील को बहुविकल्पित एलील एवं इस प्रकार की स्थिति को बहुविकल्पता कहते हैं। अब चलिए मानव रुधिर वर्ग की बात कर लेते हैं। मानव रुधिर वर्ग, रुधिर मतलब ब्लड होता है, खून होता है। बहुविकल्पता का एक आम उदाहरण है मानव रुधिर वर्ग, ह्यूमन ब्लड ग्रुप, ठीक है ना, ABO। नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टर ने सबसे पहले यह बताया कि मनुष्य की लाल रुधिर कोशिका की झिल्ली पर 2 प्रकार के एंटीजेंस होते हैं। सबसे पहले उन्हीं ने बताया था कि एंटीजेंस होते हैं, जिनमें या जिनको आप कह सकते हैं एंटीजन A तथा एंटीजन B कहते हैं, होते हैं। इनके अतिरिक्त रुधिर प्लाज्मा में 2 प्रकार के एंटीबॉडीज होता है, A, ठीक ना, एंटीबॉडी B पाए जाते हैं। इनकी उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर मनुष्य के रुधिर को 4 भाग में बांट दिया गया है। अब पहला है देखिए ग्रुप A, यानी कि ब्लड ग्रुप A जो है, इसमें एंटीजन A तथा एंटीबॉडी B उपस्थित होता है। ग्रुप B में देखिए ब्लड ग्रुप B जो है, इसमें एंटीजन B तथा एंटीबॉडी A उपस्थित होता है। और ग्रुप AB कहता है इस वर्ग के रुधिर में एंटीजन A तथा एंटीबॉडी B उपस्थित होते हैं, परंतु एंटीबॉडी अनुपस्थित, यानी कि एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। जिसका भी ब्लड ग्रुप AB होगा उसमें देख लीजिए बताया जा रहा है कि इसमें एंटीबॉडीज नहीं होता है। अब आते हैं ब्लड ग्रुप O, जो कि काफ़ी चर्चित है और सबको दे सकता है। इस वर्ग के रुधिर में एंटीबॉडी A तथा एंटीबॉडी B उपस्थित रहते हैं, परंतु एंटीजन उपस्थित नहीं रहते, यानी कि अनुपस्थित रहते हैं। रुधिर O को, यानी कि ब्लड ग्रुप O को सर्वदाता कहा जाए, यानी कि सबको दे सकता है। रुधिर वर्ग AB को सर्व प्राप्तकर्ता कहा जाता है, यानी कि सबसे ही ले सकता है, ठीक है ना। लेकिन ब्लड ग्रुप O जो है सबको दे सकता है। अब चलिए सहलग्नता की बात कर लेते हैं। कहता है एक ही क्रोमोसोम पर उपस्थित वे जीन अथवा एलील जो अर्धसूत्री विभाजन के समय एक दूसरे से बिना पृथक हुए, ठीक है ना, पृथक मतलब अलग, मतलब बिना अलग हुए स्थिति में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित हो जाता है। तो एक दूसरे से क्या होता है, संलग्न होता है। इसी घटना को सहलग्नता कहने का मतलब समझिए कि कोई भी जीन जो है वो बिना विभाजन के एक दूसरे से, मतलब मान लीजिए पहला पीढ़ी से दूसरा, यानी पीढ़ी कहिए या ख़ानदान कहिए, गांव घर में सुने होंगे कि उसका ख़ानदान ऐसा है या उसका बच्चा ऐसा है, माँ बाप ऐसा है इसलिए बच्चा ऐसा है, यानी कि उसी को सहलग्नता लगे रहता है। मतलब जिस प्रकार का गुण बाप में है बेटा में चला गया, माँ में है तो बेटी में चला गया, परिवर्तित होते रहता है, ठीक है ना। अब चलिए क्रॉसिंग ओवर की बात करते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें एक क्रोमोसोम पर स्थित जीवों का एक समूह सहजात क्रोमोसोम पर स्थित समान जीनों का समूह को परिवर्तित करता है, तो उसी को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। अब ड्रोसोफिला की चर्चा करते हैं। यह एक लिंगी सहलग्न और प्रभावी लक्षण है जिस रोग से मनुष्यों में रुधिर जमने की क्षमता नहीं रहती है, ठीक है ना, और कटने से रुधिर का प्रवाह अविरल हो जाता है। यानी कि यह जो बीमारी है, यह बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चला जाता है। कहने का मतलब इस बीमारी से ग्रसित आदमी जो है, अगर उसका हाथ पैर या शरीर का कोई भी अंग फ्रैक्चर हो जाए, कट जाए, तो खून नहीं जमता है, ठीक है ना, और इसका पूर्णतः इलाज नहीं है क्योंकि यह जेनेटिक्स रोग है, ठीक है। कहता है रुधिर जमने की प्रोटीन का संश्लेषण इस रोग से ग्रसित लोगों में नहीं हो पाता है एवं इससे संबंधित जीन X क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। अब इसको ड्रोसोफिला को थोड़ा सा और समझा देते हैं, समझिए। कहने का इसका मतलब हुआ कि इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को खून जमने यानी थक्का, यानी कि थ्रोम्बोसाइटस भी कह सकते हैं, उसमें बहुत कम बनता है, नहीं के बराबर बनता है, जिसके कारण से क्या होता है,
अगर ज़्यादा मात्रा में ब्लड निकल जाएगा तो क्या होगा, आदमी की मृत्यु हो सकती है। चलिए, अगर सामान्य पुरुष की शादी, हीमोफीलिया, ये भी वही रोग है, ठीक ना, जिसमें भी हीमोफीलिया में भी वही है, रोग के वाहक स्त्री से होती है तो इन दोनों से उत्पन्न मादा संतान में 50% यानी कि आधा, जब भी याद रखिएगा कोई भी व्यक्ति में गुण जाता है, बच्चे में गुण जाता है 50% महिला का, 50% पुरुष का जाता है। तो देखिए, सामान्य एवं 50% हीमोफीलिया रोग के वाहक होंगे, जबकि नर संतानों में 50% सामान्य और 50% हीमोफीलिया रोग से ग्रसित होंगे। इसके विपरीत अगर किसी सामान्य स्त्री का विवाह हीमोफीलिया पुरुष के साथ होती है तो पहले पीढ़ी में सभी पुत्रियां समान परंतु रोगवाहक होगी तथा सभी पुत्र समान होंगे। इन दोनों परिस्थितियों में मादा संतान रोगग्रस्त नहीं होती है, क्योंकि 2 X क्रोमोसोम एक सदा सामान्य प्रभावी रहता है। कहने का मतलब है कि अगर किसी लड़का अथवा लड़की को हीमोफीलिया रोग है तो उसके बच्चों को भी रोग होगा। और हीमोफीलिया रोग का भी मतलब वही हुआ कि अगर किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया रोग है तो उसका अंग अगर कट जाता है, चोट लग जाता है, किसी कारणवश कटता फटता है तो खून जल्दी नहीं रुकेगा, यानी कि खून थक्का नहीं होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं वर्णधता पर, कलर ब्लाइंडनेस। इस रोग से ग्रस्त रोगी लाल एवं हरे रंग की पहचान नहीं कर सकते हैं। इस रोग से संबंधित जीन X क्रोमोसोम पर पाया जाता है एवं सामान्य दूषित वाले एलील के समझ से यह प्रभावी रहता है। यानी कि ये जो वर्णधता है, अगर इस रंग को नहीं पहचान पाता है तो ये जनरेशन वाला रोग है, यानी कि माँ बाप भी नहीं पहचानता होगा। और अगर ऐसा आप में पाया गया तो आपको प्रशासन विभाग में छांट देगा, यानी कि बिहार पुलिस में आप नहीं जा सकते हैं, आर्मी में आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये जांच करता है कि अगर आपको ये सब रोग है कि आप रंग को नहीं पहचान सकते हैं, लाल है कि हरा है, इसको नहीं पहचान सकते हैं, तो आपको मेडिकल में छांट दिया जाएगा, वहीं पे छांट दिया जाता है। क्योंकि यह जो रोग है इसका इलाज नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपके माँ बाप से आया हुआ है। ये सब रोग जेनेटिक्स रोग है। उत्परिवर्तन, किसी भी जीव में अचानक होने वाले विशाल औसत विभिन्नता जो वंशागत होता है, वह संतान जो उत्परिवर्तन को प्रसिद्ध करता है तो उसे क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। यानी कि कोई भी चीज़ जो एक दूसरे में जाता है चेंजिंग होने के कारण से, उसी को उत्परिवर्तन कहते हैं। चलिए, अनुवांशिक विकार, जीन के स्तर पर होने वाले उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न विकार को अनुवांशिक विकार। अनुवांशिक विकार का मतलब ये हुआ कि कुछ भी अगर किसी के मतलब स्त्री और पुरुष में कोई भी विकार आता है, कोई भी बीमारी आती है, तो समझ लीजिए कि वो बच्चों में अगर आ गया तो वो अनुवांशिक विकार हो गया। वंशावली, माता पिता का विकार, हीमोफीलिया, वर्णधता, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कोटोनुरिया इत्यादि, ये सब क्या है, वंशावली, यानी कि खानदानी गुण है। मतलब आपके दादा परदादा को जो बीमारी है वो आपको आते जा रहा, इसी को कहते हैं वंशावली। वंशावली मतलब आप लोग नक्शा बनाए होंगे, बंटवारा होता है तो उसमें वंशावली बनता है। दादा परदादा कैसा था, कितना भाई था, उस अनुसार से जो है कितना बेटा हुआ उसको बंटवारा कर, तो वही है वंशावली। बीमारी जो है ये ख़त्म नहीं होता है, ठीक है ना। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तरफ चलते हैं। मेंडल के प्रयोग विकसित लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। F1 यानी कि फर्स्ट पीढ़ी के संकरण पौधे को जब समय युग्मनजी और प्रभावी जनक से क्रॉस कराया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। मेंडल ने एक शुद्ध बैंगनी फूल एवं मटर के पौधे को जब सफ़ेद फूल वाले पौधे से क्रॉस कराया तो पहली पीढ़ी में क्या हुआ, सभी बैंगनी फूल वाले पौधे। जब किसी जीव में एक लक्षण के लिए 2 से ज़्यादा एलील जिम्मेदार होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बहुविकल्पता। यहाँ पर देख सकते हैं। आगे है, अगर 2 पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है कोई भी चीज़ को, संख्या लेकर के ABCD जो लेना चाहते हैं आप, ई तो इंडिकेट करने के लिए दिया गया है। तो पहला पीढ़ी के पौधों में किस प्रकार का जीन होगा, जो इंडिकेट किए हैं, देख लीजिए, यही आंसर होगा। मेंडल के सिद्धांत को दोहराने वाले जो है, जो दोहराया गया उसको क्या था, तो हुग्रो जो था वो हुग्रो डिब्रीज या कोरेंस एवं सकवन। जब दूसरी पीढ़ी में फिनोटाइप एवं जीनोटाइप का अनुपात 1:2:1 हो तो इस प्रकार की स्थिति को कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। लाल त्वचा वाले मवेशी को जब सफ़ेद रंग वाले मवेशी से क्रॉस कराया गया तो दूसरी पीढ़ी मवेशियों का रंग चितकबरा रोग हो गया।
यह किसको प्रदर्शित करता है? सहप्रभाविता को। यानी कि जब आप देखिएगा सांड सबके ही देख लीजिए, जैसे मतलब उसके वीर्य यानी कि शुक्राणु या सीमेन दिया जाता है बच्चा वैसे, अगर काला है तो काला होगा, चितकबरा है तो चितकबरा होगा। युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन वेटसन एवं पनेट ने किया था। वर्णतता में रोगी पहचान नहीं कर पाता है कुंजी का, लाल तथा हरा रंग नहीं पहचान सकता, अगर उसको कलर ब्लाइंडनेस है तो वो नहीं पहचान सकता। उसके बाद क्रॉसिंग ओवर की क्रिया कब संपन्न होती है? पेटिकिटिन में। अगर सामान्य पुरुष की शादी हीमोफीलिया के वाहक स्त्री से हो तो इन दोनों से उत्पन्न नर संतानों में क्या होगा? 50% सामान्य होगा और 50% रोगग्रस्त होगा। निम्नलिखित में कौन सूक्ष्म अपशिष्ट अपवर्तन है? ठीक ना, इसका जो है देख रहे हैं कि आंसर नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, आप लोग ढूंढिएगा। जब किसी उत्परिवर्तन से प्यूरिन के स्थान पर पिरामिडिन प्रतिस्थापित हो जाए तो इसे क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सन कहते हैं। और बच्चों में मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम उत्पन्न होने का क्या कारण है? ट्राइसोमी है। तो ये जो था 5वां चैप्टर का था पूरा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, आपको क्वेश्चन विद आंसर समझाए हम, ठीक ना। तो आज के वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद।